सो लास्ट क्लास में हमने सैटरडे को, जब फ्राइडे क्लास नहीं हो पाई थी और सैटरडे हमने एक्स्ट्रा क्लास ली थी, उसमें चैप्टर ओवर हो गया था थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी पेंडिंग है, तो पहले हम असाइनमेंट पार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को पेंडिंग छोड़ देंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, तो बड़ा जल्दी से आंसर बताते रहिए। ये स्टेटमेंट्स किस प्रिंसिपल की हैं? Convention of conservatism. गुड। और उसका तो सेकंड नेम क्या है? Convention of prudence. हाँ, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। सेकंड, business entity concept, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। गुड। थर्ड, Historical cost concept. हिस्टोरिकल कॉस्ट। गुड। फोर्थ, revenue recognition, अगेन चेक करो। matching concept, यस, मैचिंग प्रिंसिपल। फिफ्थ, so matching और accrual concept में क्या difference है? थोड़ा सा लाउड बोल दिया, आपकी साउंड कम आ रही है। so matching concept and accrual concept का difference क्या है? like मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इटसेल्फ एक्रूअल बेसिस को कंटेन करता है अपने अंदर, क्योंकि मैचिंग में हम ब्रॉडली ये देखते हैं कौन से एक्सपेंसेस या कौन सी इनकम करंट ईयर की हैं। इसका लिंक करंट ईयर के साथ है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अभी जब हम फाइनल अकाउंट्स में जाएंगे, देखिए, वी विल स्टार्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। वहां पर क्या होगा? वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। टी शेप अकाउंट होता है, कोई भी अकाउंट होता है। से वी आर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा। डेबिट साइड, डेबिट साइड एक्सपेंसेस रहेंगे और क्रेडिट साइड इनकम्स रहेंगी। अब हम इनकम्स और एक्सपेंसेस कौन से लेंगे? जो करंट ईयर के हैं। करंट ईयर मींस सपोज हम अकाउंट्स बना रहे हैं 2020-21 के अकाउंट्स बना रहे हैं। जैसे अभी इंडिया के अंदर एवरी फर्म इज गोइंग टू मेक द अकाउंट ऑफ 2021 टू पे इनकम टैक्स ऑफ पास्ट ईयर। बिकॉज हम जब ईयर क्लोज हो जाता है तब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये प्रॉफिट हमारा हिस्टोरिकल नेचर का होता है, बिकॉज हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ईयर ओवर होने के बाद। जैसे आपका रिजल्ट आपकी क्लास ओवर होने के बाद आता है, व्हेन 10th क्लास वाज ओवर देन यू गोट रिजल्ट। ड्यूरिंग 10th आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता ना फाइनल एग्जाम का। तो ऐसे ही आपके फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग, व्हेन द ईयर विल बी क्लोज्ड एट विच डेट, 31st March 2021, देन यू विल गेट द नेट प्रॉफिट। वो कब आएगा? जब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को हम मैच करेंगे, आपस में मैच करेंगे, जिससे इसका नेम बना है मैचिंग प्रिंसिपल। और मैच करते हुए हम सिर्फ वो एक्सपेंसेस या इनकम लेंगे जो करंट ईयर की हैं। एग्जैक्टली आपको समझ आएगा जब आप ये करके देखोगे चैप्टर में जाकर ना। उसमें तो टाइम है अभी, वो तो टर्म 2 का सिलेबस है आपका फाइनल अकाउंट्स। तो करंट ईयर के जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो लिए जाएंगे, सो दैट उनको आपस में मैच कर सके हम। देन इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा दोनों का? क्या रिजल्ट होगा दोनों का? net profit या loss, नेट प्रॉफिट या लॉस। अगर आपकी इनकम्स एक्सपेंसेस से ज्यादा हैं तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हैं तो लॉस होगा। बट वो एक्सपेंसेस इनकम को पहले
करंट ईयर पे कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे कन्वर्ट होते हैं, वहां पे दो एडजस्टमेंट्स होती हैं, मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया भी था लास्ट क्लास में, बट वो जब न्यूमेरिकली करोगे तभी जैसे अभी आपने जर्नल लेजर उनको प्रैक्टिकली कर लिया तो वो बातें समझ आती हैं हमें। तो ऐसे जब इस चैप्टर को प्रैक्टिकली करोगे तो आप देखोगे दो चीजें यहाँ पे आती हैं। एक तो आउटस्टैंडिंग्स को हम ऐड करते हैं, जितनी भी आउटस्टैंडिंग्स है, बिकॉज वो हमारे करंट ईयर का एक्सपेंस होती है। जितनी भी आउटस्टैंडिंग है वो आपके करंट ईयर का एक्सपेंस है। मींस अब यहां पर एक्रूअल प्रिंसिपल स्टार्ट होता है, मैचिंग प्रिंसिपल का पार्ट है वो। गॉट इट? डिफरेंस देखने वाली बात नहीं इन दोनों में, इन दोनों को ये समझना पड़ेगा कि व्हेन वी अप्लाई मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल इज द पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि एक्रूअल प्रिंसिपल जब हमें आता होगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल हमें आता होगा, तभी तो हम मैचिंग करेंगे। तो एक और प्रिंसिपल है ना आपका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, है ना बेटा? Yes, है sir. कि नहीं रेवेन्यू रिकॉग्निशन? यस सर। यस सर। उसका मीनिंग क्या है? वहां हम अपनी इनकम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। एक्रूअल प्रिंसिपल में इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसका मीनिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है? एक्रूअल प्रिंसिपल का। और एक्रूअल प्रिंसिपल किसका पार्ट है? Matching. मैचिंग। तो इस तरह से ये इस तरह से ट्रेवल करते हैं कि जब आपको सिर्फ इनकम्स को रिकॉग्नाइज करना हो कि वेदर गुड्स सोल्ड इज योर इनकम और नॉट, व्हेन यू सेल गुड्स एट ऑन क्रेडिट ऑन कैश, आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया या नहीं कर दिया, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इनकम्स के लिए हैं। लेकिन एक्रूअल प्रिंसिपल में दोनों आते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। जब आपको ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि वो इनकम करंट ईयर की है तो उसको आप इनकम्स में लिख देते हो। व्हेन यू रिकॉग्नाइज कि वो एक्सपेंसेस करंट ईयर के हैं तो उनको आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस के अंदर लिख देते हो। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखते हो टू कैलकुलेट योर नेट इनकम या नेट लॉस। तो नेट इनकम या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम मैचिंग प्रिंसिपल को यूज करते हैं, बट दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्रूअल प्रिंसिपल, जहां दो चीजें होती हैं, और वो करके दिखा रहा हूं बेटा। चाहे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बात करो या एक्रूअल में बात करो, हम जितने भी प्रीपेड हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, बिकॉज वो करंट ईयर के नहीं होते। उसका मीनिंग ये है कि अगर आप 31 मार्च को अकाउंट्स बना रहे हो, एक डेट होती है ना अकाउंट्स बनाने की, क्लोजिंग डेट, उस डेट को वो एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, और वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर के हैं बट आपने पे नहीं किए वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग रिलेट्स टू करंट ईयर, बिकॉज वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। जब आप कोई बेनिफिट ले लेते हो उसके बाद ही तो बात आएगी ना कि इट्स आउटस्टैंडिंग, स्टिल आउटस्टैंडिंग। मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज आपने इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट ले लिया फेब्रुअरी मार्च में, लेकिन बिल पेंडिंग है आपका। योर रेंट इज पेंडिंग, योर फीस इज पेंडिंग, क्योंकि बेनिफिट तो आप ले चुके हो बट आपने पे नहीं किया। बट यहां आपने एडवांस पे कर दिया, आपने अप्रैल मई जून जुलाई का पे कर दिया, तो वो एक्सपेंस इस ईयर का नहीं है। तो जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं इसको बोलते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल, और ये हमारी अकाउंटिंग का बेसिस है बेटा। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ना, दैट विल बी नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आगे, दैट विल बी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, वन इज कैश बेसिस, अदर इज एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस कौन फॉलो करते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं। बीइंग ए टीचर, इट्स अबाउट मी, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, है ना, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो सैलून चला रहा है कोई, जो एक प्रोफेशन के अंदर आती है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस। आपको बैंक में जाकर, बैंक में अगर आप जाते हो, सैलून में जा रहे हो, आप अपनी किसी भी प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास, एडवोकेट के पास, सीए के पास, टीचर के पास, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स
और हमें अगर हमारी फीस मिलती है तो ही हमारी इनकम आनी जाएगी, अगर हमें हमारी फीस नहीं मिलती तो ये इनकम नहीं है, चाहे मैंने आपको टीच कर दिया हो और आपने फीस ना दी हो, इट विल नॉट बी माई इनकम। ये प्रोफेशनल्स के ऊपर बात अप्लाई होती है, बिकॉज हम आपको प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, हमें आपको एक अपना स्किल नॉलेज के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं। तो वो अगर बेनिफिट हमें कैश आएगा, चेक आए या कैश आए वट तो वो इनकम होगा। लेकिन ये बेसिस बिजनेसमैन यूज नहीं करता, बिकॉज बिजनेसमैन को एक प्रोडक्ट सेल करना होता है। वो जब भी गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है उसे तभी रिकॉर्ड कर लेता है। ही डजंट वेट कि आई विल रिकॉर्ड व्हेन आई विल रिसीव द पेमेंट। नो, व्हेन क्रेडिट सेल तब भी रिकॉर्ड करेगा, जब वो कैश सेल करेगा तब भी रिकॉर्ड करेगा। तो एक्रूल ये कहता है कि आपके पास पहले कैश आए तब भी वो आपकी इनकम है। अब ये एक्रूल की बात हो रही है कि रेवेन्यू की, दोनों की सेम बात है, क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन की नीड तो नहीं थी, बट वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर रेवेन्यूज को मेन माना गया, इनकम्स को, तो इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग प्रिंसिपल बना दिया गया। बट अगर आप एक्रूल प्रिंसिपल को समझते हो तो रेवेन्यू उसी का पार्ट है, बिकॉज वहां हम एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। तो अगर मैंने गुड्स कैश में सेल की तो ये मेरी इनकम है, कैश सेल इज माई इनकम, क्रेडिट सेल इज ऑल्सो माई इनकम। चाहे बाद में बैड डेट्स हो जाएं, बैड डेट्स को हम एज ए लॉस दिखा देंगे, बट क्रेडिट सेल एक बार इनकम दिखाएंगे हम, क्रेडिट सेल विल बी इनकम फॉर यू। तो इसलिए जब हम एक्रूल प्रिंसिपल की बात करते हैं, वो हमारी अकाउंटिंग का बेसिस है, जहां क्रेडिट और कैश दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। जब हम ये सब चीजें डिसाइड करने के बाद उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहां आ जाते हैं और यहाँ दो एडजस्टमेंट्स पास कर लेते हैं कि जो हमने एक्सपेंसेस एडवांस में पे किए, अब देखो बेटा यहाँ पे कैश चला गया, जैसे आपने इंश्योरेंस कैश में पे कर दिया एडवांस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, इट मीन वो नेक्स्ट ईयर का है। अब यहाँ कैश चला गया, फिर भी ये आपका इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज आपको बेनिफिट इस ईयर नहीं मिला, जबकि रेंट आउटस्टैंडिंग इस ईयर का एक्सपेंस है, बिकॉज आपने बेनिफिट ले लिया और मार्च का रेंट पेंडिंग है अभी। तो ये सब डिसाइड करना किसका काम है, एक्रूल प्रिंसिपल का, कि वेदर एनी आइटम टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस और एज ए रेवेन्यू, देन इट विल बी डिडक्टेड और एडेड इन एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम। जब ये सब हो जाता है तब इन दोनों चीजों को, एक्सपेंसेस और इनकम को, जैसे कुछ इनकम इसमें ऐड होगी जिसको हम बोलते हैं कौन सी इनकम बोलते हैं इसमें, एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग्स की जगह पे क्या लिखते हैं हम, वर्ड, अब दिख रहा है आपको, एक्रूड। जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है वो एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है, जो इनकम वर्ड है वो, सॉरी एक्रूड वर्ड है वो इनकम्स के लिए यूज होता है। तो अगर कोई इनकम एक्रूड है तो वो इनकम्स में ऐड हो जाएगी, अगर कोई इनकम एडवांस में पे की है तो वो इनकम में से माइनस हो जाएगी। तो इस टाइम हम कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन या एक्रूड प्रिंसिपल। जब वो डिसाइड हो जाएगा तो फिर जो आपके पास नेट रिजल्ट आएगा कि हमारे 1 ईयर के टोटल एक्सपेंसेस है 1 लाख, सब कुछ करने के बाद, और फिर हमारी इनकम है यहाँ पर 1,20,000, बस फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयरिंग जो है दैट इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। अब आपको ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वेट व्हेन द टाइम विल कम, जब हम इस चैप्टर को करेंगे बेटा फाइनल काउंट्स को, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। देन आई विल हैव 1 मंथ टू गिव यू एवरीथिंग। अभी इतना ही हो सकता है मैक्सिमम। अब इसके थ्रू आपको ये बात समझ आ जाएगी जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज पे। दिया क्लियर हो गया आपको कुछ भी? Yes. अब आप देखो, अब आप फिर से रीड करो क्या लिखा है यहाँ पे। वी आर डूइंग 4th क्वेश्चन, असाइनमेंट चल रही है एवरीवन। तो 4th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश कॉन्सेप्ट all expenses incurred to earn revenue of a particular period should be charged against revenue to, आज क्या लिखे, टू
क्या चीज कैलकुलेट करने में? Determine net income. income, यस, टू डिटरमाइन द नेट इनकम। तो अब यहां पर सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम की बात नहीं हो रही है, नेट इनकम को कैलकुलेट करने की बात भी हो रही है। इट मीन्स रेवेन्यू रिकग्निशन या एक्रूल प्रिंसिपल के आगे की बात हो रही है, वो हो गया मैचिंग प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर आएगा मैचिंग प्रिंसिपल। अब सर ये लिखा होता कि एक्सपेंसेस इनकर्ड टू बी रिकॉर्डेड और नोट, कुछ ऐसा लिखा होता, सिर्फ एक्सपेंसेस की बात आ रही होती तो हम एक्रूल बोलते। अगर सिर्फ इनकम की बात होती तो हम रेवेन्यू रिकग्निशन भी बोल सकते हैं, एक्रूल भी बोल सकते हैं, वहां पे दोनों आंसर राइट माने जाते हैं, बिकॉज रेवेन्यू रिकग्निशन इज अ पार्ट ऑफ एक्रूल। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए अभी हम सब। अभी मैंने आपको सुनाई थी बात, वो कौन सा बेसिस है जिसपे हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन यूज रिकॉर्ड करते हैं? कौन सा बेसिस है बेटा वो? Money measurement concept. नहीं, Cash. मनी मेजरमेंट तो बेटा अलग चीज होगी ना। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एक्चुअली चैप्टर भी पेंडिंग है आपका, तो आप इसको पेंडिंग भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, इट्स पेंडिंग फॉर यू। अभी हमने थ्योरी की ना प्रॉपर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक टॉपिक आएगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चेक करो बुक में कौन सा चैप्टर है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस। अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जब उनके पास फीस आती है तभी वो उसको इनकम मानते हैं। सॉरी यहाँ लिखना था कैश बेसिस। सपोज यू आर एडवोकेट और आपने किसी के लिए कोई कोर्ट में कुछ भी आपने वर्क किया है ना, लीगल प्रोसेस किया आपने, उसके लिए कोई फॉर्म उसका फाइल किया या उसकी कोई रिटर्न फाइल की या कुछ भी कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसके अगेंस्ट आपने फाइट किया, लेकिन वो क्लाइंट आपको फीस पे नहीं कर रहा, बस दैट इज नॉट योर इनकम नाउ। अगर वो पे नहीं करता तो आप कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं दिखा सकते बुक्स में, बिकॉज आपने एक सर्विस दिया एंड वो उस सर्विस के बाद पेमेंट करने को रेडी नहीं है। तो प्रोफेशनल्स के अकाउंट से बनते हैं तो उसमें कोई ड्यू की एंट्री पास नहीं की जाती कि मुझे उस क्लाइंट से अभी 10,000 लेना है, ऐसी कोई एंट्री पास नहीं होगी। फीस जब आएगी तब उस ईयर की इनकम मानी जाएगी जिस ईयर रिसीव हो रही है। आपने सर्विस दी 2020-21 में, अभी ये आपको आगे थ्योरी आएगी, मैं आपको सिर्फ हिंट बता रहा हूं, लेकिन आपको फीस मिली 2020-21-22 में। जैसे आपकी 10th क्लास की फीस किसी टीचर को अब मिल रही है +1 में जाकर, तो उसकी +1 की इनकम में काउंट हो जाएगी, 10th की इनकम में काउंट नहीं होगी, क्योंकि आपने फीस पे ही नहीं की 10th में। से आप जिस टीचर से पढ़ते थे 10th में, आपने उसको फीस अब जाके पे की है, तो उसकी 21-22 की इनकम बनेगी, ना कि लास्ट ईयर की, क्योंकि वो प्रोफेशनल अकाउंट्स बना रहे हैं, अपनी टीचिंग के अकाउंट्स बना रहे हैं जो कि प्रोफेशनल बेसिस पे बनते हैं, जिसको बोलते हैं कैश बेसिस। देन उसके बाद 6th क्वेश्चन है, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डैश बेसिस। Accrual basis. Accrual. क्योंकि अक्रूल में दोनों है। अक्रूल ये नहीं कहता कि क्रेडिट ही रिकॉर्ड करो, अक्रूल सिर्फ ये कहता है कि अगर कोई चीज आपकी ड्यू होगी है उसे रिकॉर्ड करो, वेदर वो इनकम है या एक्सपेंस है, वेदर पेड और नॉट पेड, उसे रिकॉर्ड करो। अगर आपको वो बेनिफिट मिल चुका है तो वो आपका एक्सपेंस बन गया, अगर आपने किसी को कोई बेनिफिट दे दिया, प्रोवाइड किया, तो वो आपकी इनकम बन गया। फीस वर्ड कॉमन है हमारे बीच में बेटा। फीस आपके लिए क्या है, इस बताइए, फीस स्टूडेंट्स के लिए क्या है expense, Expense. और टीचर्स के लिए क्या है Income. इनकम, income, जो कि वर्ड सेम है फीस, बिकॉज यू आर टेकिंग बेनिफिट्स एंड आई एम गिविंग सम बेनिफिट्स। इस टाइम मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप डिराइव कर रहे हो, तो इसलिए आपके लिए वो एक्सपेंस है, राइट। और अगर मैंने आपको आज का लेक्चर टीच कर दिया और आपको वो समझ आ गया, आपने वो बेनिफिट ले लिया, या तो भी आप क्लास लीव कर दो,
जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, डोंट माइंड एनीवन। या तो अब आप क्लास लीव कर दो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्लास आज लीव कर रहे हो, तो आपने बेनिफिट लेने से मना कर दिया। ऐसे सेम आप रेस्टोरेंट में गए, आपने एक कुछ भी टेस्ट किया और वो आपको ठीक नहीं लगा, आप उनको बोल दो वापस ले जाओ, आपने बेनिफिट नहीं लिया। या आप रेस्टोरेंट में गए और आपने ऑर्डर नहीं किया, तो क्या बिल आएगा आपके लिए? क्या वो एनफोर्सली बोलेंगे कि अगर आप एंटर कर चुके हो तो आपको अब आपको कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना पड़ेगा? नहीं ना, आपने बेनिफिट नहीं लिया। तो until unless you get benefit you will not be charged। तो अगर आज की क्लास आपने अटेंड नहीं की तो आज की क्लास आपके लिए चार्जेबल नहीं है, बिकॉज आप बेनिफिट लेने से मना कर रहे हो। बट आज अगर अपनी क्लास लेने के बाद नहीं कह सकते आप क्लास अटेंड करने के बाद यू कांट डिनाई कि मुझे समझ नहीं आया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग एनी फीस। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर आप क्लास में क्यों हो? यू शुड लीव द क्लास। तो वो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ आपको बात। तो बेनिफिट लेने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उस बेनिफिट में मजा नहीं आया, या मुझे बेनिफिट नहीं मिला, या मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आए नहीं आए, दैट फीस विल बी चार्जेबल, बिकॉज आपने बेनिफिट ले लिया। जैसे आपके घर में कनेक्शन कोई ना कोई होगा बेटा, जो भी, जैसे टाटा स्काई है, आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहे हैं, ऐसा है ना, आपके घर में डेली न्यूज़पेपर आता है, कोई मैगजीन आती है, आपके पास कोई ना कोई डीटीएच का कनेक्शन है टाटा स्काई का। अब आप देखो या ना देखो, उस बात पे चार्जेस होंगे या यू हैव टू पे? किस बेस पे चार्जेस किए जाएंगे आपसे चार्ज? क्या आप न्यूज़पेपर को रीड नहीं कर रहे, इस बेस पे क्या न्यूज़पेपर रिटर्न कर सकते हो आप कंपनी को किसी भी? नहीं ना, बिकॉज यू हैव टेकन द बेनिफिट। आपने एक सब्सक्रिप्शन ली हुई है, आपके घर में न्यूज़पेपर आएगा, आप उसको मत पढ़ो, ये आपकी चॉइस है। आपके घर में डीटीएच कनेक्शन है तो कनेक्शन ऑन है, आप चैनल्स मत देखो, आप टीवी ऑन मत करो, ये आपकी चॉइस है। बट आप 1 मंथ के बाद ये नहीं कह सकते बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी ड्यू टू दिस रीजन सो आई कांट वॉच एनी चैनल सो आई विल नॉट पे द चार्जेस ऑफ दैट मंथ, प्लीज गिव मी द रिबेट। नो रिबेट विल बी, नो वेवर विल बी गिवन टू यू। ओके एवरीवन, सो ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना है। इसी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं और ये हर कंपनी पे अप्लाई होते हैं। कंपनी आपसे क्लेम करेगी और आपको पे करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है, आपने बेनिफिट लिया नहीं लिया। या तो सर्विस डिस्कनेक्ट करवा दो, वो चलता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, आप क्लास लीव कर दो अभी, वो चलेगा, पर क्लास के बाद नहीं कह सकते। आप डाउट्स ले सकते हो बट यू कांट क्लेम योर फीस रिटर्न, नो। ओके, गुड इट ना, दैट इज कॉल्ड एक्रूअल प्रिंसिपल। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जो हमारी अकाउंट्स को कंट्रोल करता है, इसके बारे में तो हमें समझ आना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये तो पेंडिंग छोड़ने की बात नहीं है, अभी चैप्टर हमने करना है ये बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अर्लियर आई हैड डिसाइडेड कि हम संडे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर करेंगे, बट कल मैंने आपके लिए क्लास अरेंज नहीं की क्योंकि संडे को सबके इश्यूज हो जाते हैं फिर ऑन द स्पॉट अगर कुछ प्लान होता है। और ये थ्योरी चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, लॉन्ग लाइफ इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो अभी असाइनमेंट करते हैं सो दैट, नहीं तो टाइम गैप ज्यादा हो जाएगा चैप्टर के अंदर। अभी असाइनमेंट करके सॉलिड हो जाएगा चैप्टर ना, इसलिए नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर डिफरेंट चैप्टर से हुआ तो हम पेंडिंग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग क्वेश्चन अंडर द ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, IASB। ये पेंडिंग है, ये बेटा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। ये आपका पेंडिंग है बिकॉज ये किस चैप्टर का है? दिस असाइनमेंट फोर्थ चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। तो वो भी हमें करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर। देन GAAP, हम इसको नॉर्मली गैप बोल देते हैं बट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यस, वेरी गुड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर में आएगा क्योंकि जो हम अभी प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं उसी को बोलते हैं ये गैप। इट्स नॉट न्यू वर्ड फॉर यू, ये इसी चैप्टर का पार्ट है, बट जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे वहां भी आएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं बाय द ICAI या बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जनरली एक्सेप्टेबल हैं, मीन सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ये सब कोई करता है।
इसके अकॉर्डिंगली वो अकाउंट्स बनाते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो एपी तो हम कर ही रहे हैं अभी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ये जनरली एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। A code of conduct imposed on an accounting by custom, law and professional body is termed as। बेटा यही है जो चैप्टर में अभी करना है, एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे कस्टम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं जो किसी भी प्रोफेशनल को फॉलो करने ही पड़ते हैं। ये अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, आगे अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम, यस ये तो बता सकते हो। Identification of transactions. वेरी गुड, एक्सीलेंट। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम आइडेंटिफाइंग, बस आइडेंटिफाइंग वर्ड भी लिख सकते हो ओनली, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाइंग और आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ भी चल सकता है। तो ठीक है, आइडेंटिफाइंग इज द मेन आंसर। नेक्स्ट, थर्ड, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड्स ऑन, बैलेंस शीट। नहीं बेटा, बैलेंस शीट तो मन बहुत पहले बन जाती है, जिसको हम अकाउंटिंग का पहला स्टेप बोलते हैं। बुक कीपिंग जहां एंड होती है वो Financial statement. नहीं बेटा, वो तो मनन बोल ही रहे हैं दीपांशु। Communicating to यस, users, environment. यस ये है बेटा, कम्युनिकेटिंग। तो जैसे आपके एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है, वहां से लेकर एग्जाम चेक होते हैं, मार्क्स, फिर रिपोर्ट कार्ड बनता है, फाइनली वो रिपोर्ट कार्ड जब आपको कम्युनिकेट हो जाता है, आपके पेरेंट्स को पीटीएम के अंदर दे दिया जाता है या कुछ भी वर्बली या कुछ भी मैसेज के थ्रू, तो वो आपका लास्ट स्टेप है, क्योंकि उसके बाद तो खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। अगर रिजल्ट ही बता दिया आपने जब किसी को, तो हम अपने अकाउंटिंग के अंदर जो भी स्टेप्स करते हैं, प्रोसेसेस करते हैं, स्टार्टिंग प्रोसेस आइडेंटिफाइंग है, फिर रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये सारा कुछ होने के बाद देन रिपोर्ट मेकिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड पर्संस या पार्टीज, इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी हो। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाइंग, और लास्ट स्टेप क्या है, यस कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेशन हो गया एक बार, उसके बाद खत्म। इंटरेस्टेड पार्टीज को रिजल्ट मिल गया, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस क्या हुआ और उसके क्या रीजंस हैं, पूरी रिपोर्ट जाती है बेटा हर एक शेयर होल्डर के पास। लेकिन ये सब बातें कंपनी से अप्लाई होती हैं, क्योंकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में तो जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो खुद ही ओनर है। जैसे मेरी इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स में खुद ही बना रहा हूँ अगर, या मेरा अकाउंटेंट बना रहा है, तो मुझे तो पता है ना, वो रोज डेली मुझे रिपोर्ट करता है। माई अकाउंटेंट रिपोर्ट्स मी डेली बेसिस, बिकॉज वो मुझे बताता है कि कितनी फीस आ रही है, कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है। तो वहां तो मैं ही हूँ, मैनेजमेंट और ओनरशिप सेम है। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप सेम होती है, बट कंपनीज में जहां ओनर्स शेयर होल्डर्स हैं एंड दे डोंट टेक एनी पार्ट इन द या पार्टिसिपेशन इन द एनी बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, मैनेजमेंट वो सब कंट्रोल कर रही है। तो मैनेजमेंट को सब कुछ इन्फॉर्म करना होता है शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को। ये आप बिजनेस स्टडीज में भी स्टडी करोगे, या वहां तक स्टडी कर चुके हो आप, कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप क्या है। और कंपनीज में ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। कंपनी को जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज हैं, डायरेक्टर्स हैं, और वो लोग किसको रिपोर्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स को। तो वही लास्ट स्टेप है हमारा। आई थिंक डिटेल में समझ आने के बाद तो नहीं बोलोगे। 14th, यस बेटा, Consistency. कंसिस्टेंसी। 15th, Dual aspect. dual aspect, very good. Next, 16, Money measurement. money measurement. Next, 17,
Accrual. Accrual. Good. 18th. Lower. Less. Whichever is less या lower, एक ही बात है. 19. ये भी आपको आगे थ्योरी आएगी कि हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज है बेटा, दे फॉलो द सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज वहां पर अकाउंटेंट्स नहीं है, प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, बुक कीपिंग नहीं हो रही. तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज वेरी इजी, हम किसी को भी सिखा सकते हैं. उसके लिए उसके पास कॉमर्स होना या अकाउंट्स की नॉलेज होना जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा. तो नॉर्मली जो हमारे स्मॉल स्केलर हैं, जो आप देखते हो मार्केट में स्मॉल शॉप्स हैं, तो वो लोग क्या फॉलो करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम. उन्हें बस पता था कि मैंने बस सिर्फ एक कैश बुक बनानी है, दे फॉलो द कैश बुक बस. स्मॉल स्केल बिजनेसमैन क्या करता है, वो एक सिर्फ कैश बुक बनाता है और उसी से उसका काम चल जाता है. उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. ये भी हमारा एक सिस्टम है अकाउंट्स का, और इसके बेसिस पे भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है. गॉट इट, वी कैन कैलकुलेट. तो ये आपको चैप्टर आगे आएगा, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है बेटा हमारे सिलेबस का, सिंगल एंट्री सिस्टम. इसका एक और नाम भी है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. क्या बोला, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स इनकम्प्लीट, क्योंकि उसमें या तो सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड होता है या क्रेडिट. इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट है वो रिकॉर्ड होता है. जैसे कैश सेल, कैश सेल में से क्या रिकॉर्ड होगा, ओनली कैश बुक, कैश रिकॉर्ड होगा बेटा, सेल अकाउंट नहीं बनेगा. तो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता. उससे अकाउंटिंग इजी हो जाती है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज नॉट ट्रू, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट एनी ट्रू रिजल्ट. तो बस एक आइडिया, एस्टिमेट्स होगा. वो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो एस्टिमेट्स पे डिपेंड होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा. एग्जैक्ट प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है देन यू हैव टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. राइट एवरीवन. सो ये भी एक सिस्टम है, ये आगे थ्योरी में कवर हो जाएगा. एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है जिसको हम बोलते हैं एनजीओस, ये कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, कैश बेसिस या एक्रूल बेसिस? Accrual basis. नो बेटा नो, बिकॉज ये भी कोई बिजनेस नहीं कर रही. एक्रूल बेसिस ओनली बिजनेसमैन फॉलो करता है. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बिजनेस थोड़ी कर रही है. जैसे आपने कितने एनजीओस देखे हैं, है ना, एनजीओस हो गए. अभी आपको चैप्टर भी आएगा प्लस 2 में जाके, एनपीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जांपल एनी क्लब, जैसे हमारे चंडीगढ़ में सिटी क्लब है, मे बी आपके पेरेंट्स या कोई और उसका मेंबर हो जिसको आप जानते हो. सिटी क्लब कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है. लॉयंस क्लब है, एक क्रिकेट स्टेडियम है सेक्टर 16 के अंदर, या कोई भी एसोसिएशन, रेड क्रॉस सोसाइटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है हमारे चंडीगढ़ में. हमारे चंडीगढ़ में बहुत से एनपीओस हैं जिनका जिनका एम बिजनेस करना नहीं है, और एनजीओस तो है ही है ना. तो एनजीओस, एनपीओस, या आपने टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, ये तो देखे ही हैं. ये भी क्या है बेटा, ये भी एनजीओस ही हैं. ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं ये भी चैरिटेबल ही हैं. वहां पे जो होता है वो बिजनेस के लिए नहीं होता, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसका पर्पस रिलीजियस है. गुरुद्वारा में या मंदिर में, टेम्पल या चर्च, कहीं भी कुछ हो रहा है तो आई थिंक रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही हैं. पर क्या वहां पैसा नहीं चाहिए, बताइए? चाहिए ना पैसा वहां पे. फंड्स तो वहां भी आते हैं, और जहां फंड्स आते हैं बेटा वहां कैश, और जहां कैश है वहां बिजनेस, वहां पे अकाउंट्स है. कितने बड़े बड़े गुरुद्वाराज हैं बेटा चंडीगढ़ या उसके आसपास. बाकी तो मेन, अब अनंतपुर साहब जाओगे वो तो वहां तो बहुत बड़ा है ही है, लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं वहां पे भी है. 34 सेक्टर का गुरुद्वारा कितना बड़ा है, मनसा देवी टेम्पल कितना बड़ा है, सेक्टर 18 की चर्च कितनी बड़ी है. तो वहां पे बेटा फंड्स बहुत आते हैं, बहुत कैश आता है. आप वो एस्टिमेट नहीं कर सकते, उतना कैश आता है, उतनी डोनेशन आती है ना. 1 लाख रुपीज, 2 लाख, 5 लाख, गोल्ड, सिल्वर,
बहुत कुछ आता है। तो वहां अगर अकाउंट्स नहीं बनाई जाएगी तो वहां तो फ्रॉड्स होने शुरू हो जाएंगे। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में भी अकाउंट्स होती है। तो अकाउंट्स इज एवरीवेयर। ये नहीं कि अगर आप अकाउंटेंट हो तो सिर्फ बिजनेस के अंदर ही अकाउंटेंट हो। आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के, किसी क्लब के, किसी एनपीओ एनजीओ के अकाउंटेंट भी हो सकते हो, लेकिन वहां पर कैश बेसिस फॉलो होगा। दे रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। इफ दे पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गुरुद्वारे का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वहां पर भी जो भी वहां पे वर्कर्स हैं, यू कैन से मंदिर में पंडित जी हैं, तो वो एक एम्प्लॉई है उस टेम्पल का, बट दे आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, बट one any pandit is the employee of a temple and he gets salary। पंडित को सैलरी मिलती है, ऐसे चर्च में भी सैलरी मिलती है, गुरुद्वारा में भी। तो सारे एक्सपेंस है बेटा उनके भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल उनका भी आ रहा है, उनके पास भी एसेट्स हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो अकाउंटिंग प्रॉपर वहां भी हो रही है, बट दे रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। तो इस चैप्टर से जितनी नॉलेज गेन कर सको बेटा उतनी कम है, उतनी कम है। आई विल गो इन वेरी डेप्थ इन दिस चैप्टर, ऑलवेज एवरी ईयर हम करते हैं। और यही वो चैप्टर है बेटा जो आपको इंटेलिजेंस आता है, जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो अगर आपको आगे टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो यू हैव टू टेक कमांड ऑफ दिस चैप्टर। आपके पास इस चैप्टर का फुल फ्लैश नॉलेज चाहिए, ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्लियर। ये आपकी पूरी अकाउंट, देखो चैप्टर का नेम क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। तो अकाउंटिंग के स्टूडेंट होकर हमें अगर अकाउंटिंग का थ्योरी बेस ही क्लियर नहीं है, अगर ये सब चीजें मुझे नहीं आती, तो मैं फिर टीचर कैसे बन सकता हूँ अकाउंट्स का? तो आप स्टूडेंट कैसे बन सकते हो? तो वी हैव टू गो इन वेरी डेप्थ, और आपके पास इस चैप्टर के ऊपर कमांड चाहिए। एंड बिल्कुल यू शुड बी शार्प इन एवरी पॉइंट, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर कि ये एक्रूल बेसिस है या ये मैचिंग प्रिंसिपल है या ये मनी मेजरमेंट है या ये कैश बेसिस है। ऐसा नहीं, आपको सॉलिड होना होगा कि ये है। एग्जाम में चाहे 2 मार्क्स का आए, 3 मार्क्स का आए, चलेगा, वो तो एग्जाम है ना बेटा। एग्जाम में तो कोई चैप्टर कई बार कवर होता ही नहीं है। एग्जाम कोई एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है आपकी इंटेलिजेंसी का। आपकी इंटेलिजेंसी यहाँ पे मेजर होती है कि अगर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं देन यू आर इंटेलिजेंट। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए और आपको वो आते थे और आपके 100 मार्क्स आ गए, इससे आपकी इंटेलिजेंस नहीं है। मैं तो नहीं मानता किसी स्टूडेंट को इंटेलिजेंट अगर वो 100 मार्क्स ले लेते हैं, बिकॉज वो पूरा चैप्टर करके दिखाए, वहां मिस्टेक्स नहीं कर रहा, देन मेरे अकॉर्डिंगली वो इंटेलिजेंट है। क्योंकि बाई चांस 2 क्वेश्चन सबको आते होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, बट 98 क्वेश्चन जो नहीं आए वो एक चैप्टर के 100 में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एग्जाम जस्ट एक रिफ्लेक्शन है कि हाँ ओके यू आर इंटेलिजेंट, बट एक्चुअली तब वो जब आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हमें वो अटेन करना है, ठीक है। पोस्टिंग, इसलिए मैं बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज में जा रहा हूँ आपके साथ। पोस्टिंग इनटू लेजर कम्स अंडर डैश स्टेप Classify. क्लासिफाइंग। यस, क्लासिफाइंग। ओके एवरीवन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है और क्लासिफाइंग लेजर में। लेकिन आपको पता था, मैंने बताया आपको, डू यू नो, हम जब थ्योरी के बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हमारा अकाउंटिंग या बुक कीपिंग को करने का वे चेंज हो जाएगा, बिकॉज हम जर्नल की जगह पे कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक इज ऑल्सो द रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल ट्रांजेक्शन्स। तब हम जर्नल नहीं बनाते, इसलिए या तो जर्नल बनाओ या कैश बुक बनाओ। तो जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी, फिर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि जर्नल तो बनाना नहीं हमें अब मीन्स नेक्स्ट लेवल के अंदर जब भी मैं आपको मिलूंगा बेटा, आई विल नॉट मेक एनी जर्नल। हम जर्नल कर चुके हैं, बस जर्नल विद जीएसटी, अकाउंटिंग क्वेश्चन, सब जर्नल था वो। अब जर्नल से बाहर है हम, क्योंकि अब नाउ वी विल मेक कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी। तो दैट्स वाई जब आपके स्कूल में कैश बुक होगा उससे पहले या उसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, अदर सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक इज ऑल्सो ए सब्सिडरी बुक। तो जर्नल रिकॉर्डिंग के लिए है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग, या अदर सब्सिडरी बुक्स और कैश बुक कंप्लीट रिकॉर्डिंग के लिए है। हमें इन दोनों में से एक फॉलो करना पड़ता है, बट दैट इज रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम सबको लेजर में आना पड़ेगा। तो कैश बुक के बाद भी लेजर बनेगी, गॉट इट एवरीवन, और अदर सब्सिडरी बुक्स के बाद भी लेजर बनेगी। लेजर इज द फाइनल स्टेप फॉर द ट्रांजेक्शन। वो क्लासीफाई होने के बाद तो जस्ट उसकी समराइजिंग होनी है, उसके बैलेंसेस आने हैं, ट्रायल बैलेंस बनना है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बननी है। ओके, तो क्लासीफाइंग इज द सेकंड स्टेप आफ्टर रिकॉर्डिंग।
समराइजिंग मीन्स प्रिपरेशन ऑफ टीबी, Trial balance. ट्रायल बैलेंस। अब ये चैप्टर भी पेंडिंग आपका, तो जब आप इस चैप्टर में जाएंगे देन यू विल सी हाउ टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। हम कैसे मैथमेटिकली चेक करते हैं कि द वर्क यू हैव डन टिल लेजर दैट इज करेक्ट और नॉट, या यू हैव टेकन एनी मिस्टेक इन दैट, वो हम वहां पे चेक करेंगे। ट्रायल बैलेंस हमें बता देगा कि हमने मिस्टेक की है या नहीं, क्या की है ये नहीं बताएगा, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा, बट आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि आपका जो अकाउंटिंग अभी तक हुआ है, बुक कीपिंग सॉरी, वो गलत हुआ है, लेजर आपने गलत बनाई है, एंट्री गलत पोस्ट की है लेजर में, या उसकी अमाउंट गलत लिखी है, या बैलेंस निकालते वक्त प्लस माइनस गलत किया है, कुछ भी मिस्टेक करोगे ट्रायल बैलेंस एक रेड इंडिकेशन देगा आपको। वो कैसे, वो चैप्टर में जाके समझेंगे। नेक्स्ट, Serials. यस, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? ये दोबारा लिखूं, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग जो जर्नल का ऑल्टरनेटिव है, सब्सिडी, सब जर्नल बोलते हैं इसको, इसे क्या बोलते हैं? सब जर्नल, जर्नल का आगे नेक्स्ट पार्ट सब जर्नल, तो सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं वहां पे। सो नेक्स्ट, Accrual. एक्रूअल 25th, Going concern. Going गोइंग concern. कंसर्न। बेटा आपने अगर क्वेश्चन ट्राई किए हैं तो यू शुड हैव द आंसर ना ऑलरेडी, इट शोज कि आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, इनको किए नहीं हुआ, अदरवाइज मैं सर आपके साथ मैचिंग कर रहा हूँ। ओके, आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं? 26, Account Account payable. नेक्स्ट 27, $19 lakh. 99 is the right answer. Okay, 12 lakh plus 2 lakh plus 5 lakh. मार्केट प्राइस विल बी इग्नोर्ड बिकॉज हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल Cost. कॉस्ट। यस, वी विल रिकॉर्ड दिस 19 lakh। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग जरूर हो सकता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार इसको स्टडी कर लिया प्रॉपर से, फिर आपके लिए इंटरेस्टिंग भी है ना। जैसे आपको ये अगर पता है कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से न्यूमेरिकल बनाया गया है, अगर आपके पास ओनली आंसर है 19 lakh, देन इट्स नॉट ओके। 90 लाख आंसर कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, 12 प्लस 2 प्लस 5, मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाएगा, लेकिन वो किसके अंडर? हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर। ये इस चैप्टर का पर्पस है आपको समझाना। फिर थ्रू आउट द एंड जब तक वो काउंट्स में रहेंगे, कभी भी वर्ड यूज होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट तो आपको इसका मीनिंग पता होगा। जितने भी आज तक इंटरव्यूज हुए हैं बेटा, एमबीए का इंटरव्यू हो रहा है, सीए का इंटरव्यू हो रहा है, लॉ के पेपर में कई इंटरव्यूज होते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ अकाउंट्स है या बहुत डेप्थ में अकाउंट्स है, इस चैप्टर को लिया जाता है फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस। 28, Money measurement. मनी मेजरमेंट। नेक्स्ट 29th, अभी समझाया था आपको ये मैंने सेम। रेंट आउटस्टैंडिंग हम किस प्रिंसिपल के अंडर रिकॉर्ड करेंगे? Accrual principal. यस, क्योंकि कैश प्रिंसिपल तो ये कहता है कि रिकॉर्ड ना करो। इफ यू हैव नॉट पेड एनी रेंट यू विल नॉट रिकॉर्ड इट, आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट अगर आपने रेंट नहीं दिया और फिर भी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये एक्रूड प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, Invention of conservatism. याद है सबको बेटा, प्रोविजंस बनाने की बात हुई थी वहां पे, बैड डेट्स की प्रोविजन बनेगी, तो ये
कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस इसका आंसर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में आता है मोस्टली। ये प्रोविजंस बनाने को बोलते हैं, फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करने की बात आती है, प्लेइंग सेफ, लीस्ट फेवरेबल बेनिफिट ऑन द प्रॉफिट, कुछ भी ऐसे वर्ड लिखे हों, एसेट्स की डीवैल्यूएशन, लायबिलिटीज का ओवर वैल्यूएशन, कुछ ऐसा लिखा हो, मीन्स लायबिलिटीज की वैल्यू ज़्यादा करना, एसेट्स की वैल्यू को जानबूझ के कम कर देना, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। 31st Double entry system. yes, right. 32, Historical cost. 33, Cash. 34, Money. money, 35, Non-profit. नॉन प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, एनपीओज बोलते हैं उसको, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओज, तो ओ एस मीन्स ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ। तो +2 में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, 10 मार्क्स का इसमें से आता है चैप्टर में से, एग्जाम में अकेले इस चैप्टर में से आता है 10 मार्क्स का। इट्स ए टेक्निकल चैप्टर ऑल्सो बट इंटरेस्टिंग है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं +1 के तो ये चैप्टर आपके लिए टफ नहीं हो सकता कभी भी। एनपीओज है वहाँ पे, तो वहाँ हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, वहाँ सिर्फ कैश बेसिस चलेगा, एक्रूल बेसिस नहीं चलता वहाँ पे। 36, Classifying. 37, Going concern. नहीं सर, Accrual basis. यस एक्रूल बेसिस। जितनी भी बेटा नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं अगर हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैड डेट्स प्रोविजन, सॉरी बैड डेट्स प्रोविजन तो प्रूडेंस में आ गई, अगर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट मीन्स हम एसेट्स की वो कॉस्ट भी दिखा रहे हैं जो हमने यूज कर ली है, क्योंकि एसेट्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें डेबिट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं बनती कभी, क्योंकि वो एसेट है। तो जितने हम उस एसेट की वैल्यू को कंज्यूम कर लेते हैं वो एज ए एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होती है, तो वो क्या माना जाता है, उस ईयर का एक्सपेंस माना जाता है। तो एक्रूल प्रिंसिपल किस बेस पे है कि जितनी एसेट आपने यूज कर ली, फॉर एग्जांपल मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आई परचेज दिस HP लैपटॉप, मैं जिस पे अभी लिख रहा हूँ बेटा वो एक HP लैपटॉप है, आई हैड परचेज इट एट 58,000 समथिंग इंक्लूडिंग GST, ये टच के अंदर है और मैं इस पे ये सारे वर्क कर सकता हूँ, नॉर्मल लैपटॉप और ये आपको पता है डिफरेंस। अब कितनी वैल्यू इसकी कम हुई वो बात कर रहे हैं, क्या मैंने एक साल में 58,000 कंज्यूम कर लिए, टेल मी। no सर, अब सपोज आपको टीच करने के कारण इसकी वैल्यू 18,000 कम होगी इस साल, मींस फर्स्ट ईयर के एंड पे इफ आई सेल दिस लैपटॉप रफली इट विल बी सोल्ड एट 40,000, तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये मेरे इस ईयर का एक्सपेंस बन गया। अब जितनी एसेट वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा। ओके, तो अब अगर यही लैपटॉप कॉस्टली होता, जैसे अर्लियर आई वाज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट सरफेस दैट वाज परचेज एट 90,000, वो 3 इयर्स के बाद खराब हो गया, मीन्स वो यूज ही नहीं हुआ। 3 इयर्स के बाद उसके टच में प्रॉब्लम आ गई, आउट ऑफ वारंटी था, इंडिया में उसकी सर्विस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का इंडिया में कोई सर्विस सेंटर नहीं है। कितनी है ना बात, कितनी हमें लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी का सर्विस सेंटर नहीं है, नो बेटा, इन वारंटी दे कैन रिप्लेस। तो व्हेन आई परचेज, ये एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हेन आई परचेज माइक्रोसॉफ्ट सरफेस जस्ट लाइक ए लैपटॉप उसको बोलते हैं, उनका नेम है प्रोडक्ट का माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, उनके लैपटॉप का नेम है। तो आई परचेज एट 90,000 एट 2017 एंड, बट क्या हुआ 2020 के एंड में जाके वो खराब हो गया, उसका टच खराब हो गया, इंडिया में उसकी रिपेयर नहीं है, ना ही कंपनी का सर्विस सेंटर है, तो अब मैंने उसको रख दिया। देन आई परचेज दिस न्यू लैपटॉप। अब 90,000 रुपीज 3 इयर्स, जबकि उनकी
कंपनी ने कहा था कि इसकी लाइफ कम से कम 10 साल है, देन तो वर्थ थी ना बेटा। 90,000 रुपीज मैंने स्पेंड किए ये सोच के कि 10 साल है तो 10 ईयर्स तक टीच करने हैं, डजेंट मैटर, 9,000 इज नथिंग फॉर मी। अगर 90,000 रुपीज मैं खर्च करता हूँ एक लैपटॉप पे, बट डेट वॉज फैंटेस्टिक, उसका टच इतना बढ़िया था। जैसे इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है कई बार हमें लिखने में, कई बार मिस भी होता है, लेकिन दैट वॉज फैंटेस्टिक, बहुत बड़ी एक्सपीरियंस था उसका। वो पैसे सारे है ही उस चीज के, टच पैनल के। तब कंपनी ने कहा था 10 साल लाइफ है, तो मैंने क्या किया, 10 साल से डिवाइड किया उसको, एंड आई शो 9,000 रुपीज एज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। 3 ईयर्स ऐसे रहा। 2020 में जब वो खराब हो गया कोई भी रीजन से, तो वो जीरो होगी उसकी वैल्यू। अब वो ठीक होगा तो ठीक होगा, नहीं तो उसकी वैल्यू जीरो है। तो इट मीन्स मेरे 27,000 का एक्सपेंस तो ऑलरेडी शो हो चुका, बाकी मुझे एज ए लॉस दिखाना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू जीरो होगी उसकी। तो बुक्स में जब हम अपनी एसेट की वैल्यू को एज ए एक्सपेंस या एज ए लॉस दिखाते हैं, जब तक वर्किंग कंडीशन है एसेट की वो एक्सपेंस है, जब किसी रीजन से एसेट खराब होगी तो वो लॉस है। या आप इसको सोल्व आउट कर दो, मैं अगर उसको सेल भी करता हूँ तो आई कैन गेट 10,000 20,000 बैक, वो मेरी एक गेन है मेरे लिए, या मेरे लिए लॉस है जब वो सेल नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें कौन बता रहा है हमें? मैंने एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल ली है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने मोबाइल परचेज किया और वो जल्दी खराब हो गया, आपका पीसी खराब हो गया, आपका लैपटॉप खराब हो गया। तो जब भी ऐसा होता है, तो अगर वो अपनी लाइफ तक चलता है 10 साल तक, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब वो एक एक्सपेंस माना जाएगा। अगर जल्दी खराब होता है तो वो लॉस माना जाएगा। तो इट मीन्स दैट विल बी शोन, हमें अपने बुक्स में दिखाना पड़ेगा। वो 90,000 रुपीज मुझे जस्टिफाई करने होंगे कि वो पैसे कहाँ गए, उस एसेट पे लगाए थे तो एसेट कहाँ गई वो। 3 ईयर्स यूज होगी, 3 ईयर्स उस पर क्या लगा, डेप्रिसिएशन, और 4th ईयर लॉस ड्यू टू एनी एक्सीडेंट या ड्यू टू एनी टेक्निकल फॉल्ट। तो ये सब कुछ हमें एक्यूरेट बताता है। इसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल होता है एक्यूरेट प्रिंसिपल, जो पूरी अकाउंटिंग को कंट्रोल करता है। वो बताता है कि कोई चीज रिकॉर्ड होनी है तो कैसे रिकॉर्ड होनी है। ओके, सो डेप्रिसिएशन एज ए एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट, Bhushan is unaware about that concept and preparing his books on quarterly basis. कौन सा concept follow नहीं कर रहे भूषण? Accounting period. Accounting period, yes. 39. Realization. चेक करो फिर से। बेटा इसका आंसर डेट आएगी ना? Yes, yes. तो आंसर है मई 2019, बिकॉज जनवरी 2019 में तो आपको एडवांस मिला है, एंड एडवांस इज नॉट योर इनकम। तो रेवेन्यू रिकग्निशन हमें ये समझा रहा है, क्या बता रहे हैं हमें, कि जनवरी 2019 में जो हमें मिला था एडवांस, वो आपके लिए उस ईयर की, क्योंकि वो ईयर तो 2019 मार्च में आके ओवर हो जाएगा, उस ईयर का वो लायबिलिटी है। याद रखना बेटा, एडवांस ऑलवेज आपके ऊपर लायबिलिटी है अगर आपको रिसीव हुआ है, और अगर आपने एडवांस पे किया है तो आपके ऊपर क्या है, वो आपके लिए क्या है, वो एसेट। तो लायबिलिटी को, यस, लायबिलिटी एसेट। मुझे आपसे फीस मिली है +2 की, इट्स लायबिलिटी अपॉन मी, बट आपके लिए तो एसेट है, बिकॉज आप उसके अगेंस्ट नेक्स्ट ईयर बेनिफिट ले सकते हो मुझे विदाउट पेइंग एनीथिंग, बिकॉज आपने एडवांस में पे कर दी फीस। वाइल डूइंग +1 आपने +2 की फीस पे कर दी, तो आपके लिए एसेट है, मेरे लिए लायबिलिटी है, लेकिन मेरे लिए इनकम नहीं है, आपके लिए एक्सपेंस नहीं है। तो रेवेन्यू रिकग्निशन या एक्रूड प्रिंसिपल हमें समझाते हैं ये सब। लेकिन अब क्वेश्चन पूछे कि कब रिकॉग्नाइज होगा, वो तो फिर मई में होगा रिकॉग्नाइज, अगले साल ही होगा, क्योंकि एडवांस तो मिल गया बट आपने सर्विस तो नहीं दी अभी ना, तो बेनिफिट नहीं दिया अभी आपने। जब बेनिफिट दोगे तब जाके वो इनकम बनेगा आपकी, मई 2019 ऐसी। ये 49 क्वेश्चन होंगे ना बेटा। नेक्स्ट 40th, कंटीजेंट लायबिलिटीज को हम शो करते थे ना, जो लायबिलिटी फ्यूचर में आएगी लेकिन उसको शो करना जरूरी है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है हमें, कौन सा?
Convention of full disclosure. Yes, convention of full disclosure. Very good. Next 41. ये भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में आता है. कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर. ये कौन सा Historic. नहीं बेटा, Convention of conservatism. यस, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म. बिकॉज उसने वैल्यू किस पे किया, कॉस्ट पे किया, सो दैट हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम आए. जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक को लेस वैल्यू पे वैल्यू करोगे ना, कॉस्ट अगर लेस है उस पे वैल्यू कर रहे हो, तो वो प्रूडेंस का ही पार्ट है. नेक्स्ट 42. ओके एवरीवन, तो हम 60,000 बेटा यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एज पर द एक्रूल प्रिंसिपल. नेक्स्ट बिकॉज आपका सिलेबस ही है बेटा इस बार तो ना, अगर आपके एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव ओनली है, 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो आपका सिलेबस ही है, थ्योरी आपको याद ही नहीं करनी कुछ भी, बस आप 2 lakh. 43rd का 2 लाख या 2,10,000. 2,10,000. 2,10,000. नेक्स्ट 44. $2,80,000. अगेन चेक करो. 2,70,000. चेक करते बेटा, देखो कैश 320 है, क्रेडिट सेल 180 है. कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों होगी. हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर ₹50,000 आउट ऑफ विच 10,000 इज येट टू बी पेड, तो भी वो भी रिकॉर्ड होंगे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, तो 50,000 के एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होंगे. तो प्रॉफिट कितना होगा, वेरी सिंपल, 320 क्रेडिट सेल भी इनकम है इस ईयर की, प्लस 320 कैश सेल भी इस ईयर की इनकम है, क्रेडिट सेल 180 भी इस ईयर की इनकम है, और 50,000 के एक्सपेंसेस भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि 10,000 उसमें से वो हैं जो अभी हमने जो हमें अभी पे करने हैं, दैट इज आउटस्टैंडिंग, बट एक्सपेंस तो है वो. 320 प्लस 130 कितना होगा, 4,50,000. 440 आएगा ना, 450 की 440, 130, 450, yes, 450 is the right answer बेटा. ओके, 45th. $50,000. 50,000 राइट आंसर. किसी डाउट है बेटा इसमें, No, sir. एक जस्ट सेट्स में. यस बेटा. नेक्स्ट 46. Consistency concept. राइट. 47.
देखो आपने 520 की गुड्स परचेज की, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिसन, ये भी न्यूमेरिकल्स आप ही आगे आएंगे आपको। 520 की गुड्स परचेज की आपने, उसमें से 120 की गुड्स अभी भी पड़ी हुई है आपके पास, इतनी तो सेल हुई नहीं, तो कितने गुड्स सेल हुई हैं? 4 lakh. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो गुड सेल हुई है बेटा उसकी कॉस्ट है ये। सेल कितने में हुई है उसकी बात नहीं हो रही, जो गुड सेल हुई है उसकी कॉस्ट है वो। कितने में हुई है वो? 6 lakh. 6 लाख में हुई है तो वो प्रॉफिट आ जाएगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, ये समझिए, बिकॉज वो गुड सेल नहीं हुई। वेरी सिंपल ना, आपने 5,20,000 की गुड्स परचेज की, उसमें से 120 की गुड्स सेल नहीं हो पाई, 1,20,000 की गुड्स सेल नहीं हो पाई, तो वो माइनस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इससे आपकी 4 लाख रुपीज कॉस्ट आ गई, जो गुड्स आपने सेल की हैं उसकी कॉस्ट है ये। इसमें 4 लाख का सामान मटेरियल सेल हो गया, कितने में सेल हुआ? 6 लाख में। वो आपकी रेवेन्यू का पार्ट है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट दैट इज एक्सपेंसेस इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 लाख है। 48, ये भी आपको आगे आएगा कैश बेसिस को यूज कैसे करना है, बट फिर भी आपको आइडिया है। अगर आपने 85,000 का रेंट पे किया, कैश बेसिस ये कहता है इट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू पे, इट्स नॉट रिलेटेड विद नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर। वो 15,000 नेक्स्ट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है, डजेंट मैटर। आपने पे कब किया है? करंट ईयर में। 85,000. बस, तो आपका 85,000 ही एक्सपेंस है। तो प्रोफेशनल्स के अकाउंट्स बेटा, प्रोफेशनल्स के अकाउंट्स ऐसे बनते हैं, कैश बेसिस से बनते हैं। सपोज मैं अभी अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगर मैं अगस्त में पिछले साल का रेंट पे करता हूँ, रेंट ऑफ लास्ट ईयर, तो मेरा इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा, जबकि पे तो लास्ट ईयर का किया है। या अगर मैं रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर पे कर दूं करंट ईयर में, तो भी इसी साल का माना जाएगा, बिकॉज मेरे अकाउंट्स कैश बेसिस पे बन रहे हैं। बट इसके बारे में बहुत डिटेल में हम आगे अभी स्टडी करेंगे, आपको फुल चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा, बट एक डिफरेंस ही होगा, वो जस्ट यू कैन से हाफ एन आवर की क्लास होगी, उससे भी कम की। तो एक डिफरेंस पढ़ेंगे हम, कैश बेसिस क्या है और एक्रूअल बेसिस क्या है, तो उसके सभी एस्पेक्ट्स को समझेंगे वहां पे। तो अगर मैंने रेंट पे किया, वो इस साल का एक्सपेंस माना जाएगा, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो तब भी। हाँ जी, तो अप्रैल टू मार्च कौन सा ईयर है? Financial. फाइनेंशियल ईयर। अच्छा बेटा, अब आप ट्रू फॉल्स खुद करोगे। मैंने आपके साथ एक सेशन कर लिया, ये इंपॉर्टेंट सेशन था फिलिप्स का, इसके थ्रू आपकी नॉलेज रिफ्रेश होगी है। तो मैं आपके साथ इसकी आंसर की शेयर कर रहा हूँ एवरीवन, और उस आंसर के थ्रू आप इसके ट्रू फॉल्स कर लेंगे। जिस पे डाउट हुआ, कोई कोई एक आधे आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर वहां पे गलत भी टाइप हो जाता है आंसर की के अंदर। जैसे अभी 4,40,000 आंसर लिखा हुआ है आंसर की में, क्वेश्चन नंबर 49 का, इसका 44 का, सॉरी, दैट आंसर इज 450। तो आपके जो भी आंसर मैच नहीं होंगे वो आप मेरे से टैली करोगे। समटाइम्स टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी। तो ट्रू फॉल्स अभी आप करोगे, और एज ए होमवर्क आज करोगे। नेक्स्ट पार्ट है एमसीक्यूज। देखिए बेटा, इनमें से कौन कौन से आंसर आपको आते हैं? Accounting concept. आंसर की रिसीव होगी आपको, देखो चेक करो। Yes, sir. तो ये इसकी आंसर की है, आप चेक कर लोगे जो भी डाउट है आपको। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बताया दिया आपने? Concept. बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट, Convention. अदर्स बेटा, कोई अदर्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे? business entity, नहीं, सेकंड आंसर क्या है पहले कंफर्म करो। convention, accounting convention, ठीक है, थर्ड, business entity, business entity, फोर्थ, Going concern. यस, क्योंकि हम तभी एसेट्स परचेज करते हैं ना। एसेट्स को परचेज करना, उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें बैलेंस शीट में शो करना, ऐसी कोई भी बात लिखी हो वो गोइंग कंसर्न है। बिकॉज अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा तो ही तो हम एसेट्स परचेज करते हैं, उन एसेट्स को शो करते हैं बैलेंस शीट में। फर्स्ट ईयर से एसेट्स सेकंड ईयर में शिफ्ट होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट, Accounting period. यस, करते हो बेटा फटाफट। Cost concept. सेवंथ, dual scope, एट्थ, revenue realization, नेक्स्ट, Matching. सॉरी, टेंथ, full disclosure, ये जो 1956 है ये ओल्ड था, तो 2013 एक्ट है बेटा अभी हमारा। ये ओल्ड क्वेश्चन होगा ना, उसमें लिखा रह गया होगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 है, राइट? आंसर क्या बताया आपने इसका? फुल डिस्क्लोजर 11th, Full disclosure. ठीक है, ये फुल डिस्क्लोजर एवरीवन। रीजनेबल मटेरियल फैक्ट्स बेटा, तो कौन सा प्रिंसिपल चाहिए हमें? फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। रीजनेबल मटेरियल फैक्ट्स अगर हमें शो करने हैं तो फुल कैसे होंगे? रीजनेबल मींस बिल्कुल लिमिटेड, जो किसी के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, जो उनके लिए मटेरियल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये आएगा दिया। रीजनेबल मटेरियल फैक्ट्स मतलब मटेरियलिटी। अगर होल मटेरियल कॉन्सेप्ट लिखा हो या ऑल द इंफॉर्मेशन टू बी शोन, कंटेंजेंट लायबिलिटीज आल्सो टू बी शोन, तो फुल डिस्क्लोजर है। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखनी हो तो मटेरियलिटी है। तो मटेरियलिटी इज आल्सो ए कन्वेंशन दैट इज द एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर। इसमें हमने फर्स्ट टू ये की थी ना, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, and then convention of materiality. Only material information to be shown which affect the decision of any interested party, और उनके लिए वो important है, relevant है उनके लिए। 12th, objectivity concept, 13, conservatism,
बोलते हो बेटा फास्ट। consistency, 15th इसको पेंडिंग छोड़ दो बेटा, क्योंकि एक तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, एक दो ही पेंडिंग में है, पेंडिंग पार्ट है हमारा। इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 गिवन भी नहीं है। सर थर्ड ऑप्शन है। नहीं, क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन में ऑप्शन 1 एंड 2 क्या, कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज आंसर ना। ऑप्शन 1 एंड 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन 1 एंड 2 कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो ना, यहाँ पे ऑप्शन 1 है, टू आइडेंटिफाई द एरिया इन विच यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड इज रिक्वेस्टेड। ये जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर करेंगे ना, तो वहाँ ये पर्पज आएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू आइडेंटिफाई एरिया इन विच यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वेस्टेड, एंड उसमें फिर डेवलप करना। सेकंड, यहाँ से सेकंड पॉइंट आता है, डेवलप ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स आफ्टर वाइड डिस्कशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उनसे बात करके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन जो हमारी कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज हैं, जिनके शेयर्स कंपनीज के पब्लिक के पास हैं, पब्लिक कंपनीज बोलते हैं। ये होता है प्राइवेट कंपनी। आई कैन स्टार्ट माई प्राइवेट कंपनी, जहां मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स शेयर होल्डर हो सकते हैं, बट हम पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उसमें। एक है पब्लिक कंपनी जहाँ पे होल वर्ल्ड कैन अप्लाई फॉर द शेयर्स, कैन परचेज द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। तो आप भी किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो, बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर है। तो उनके साथ डिस्कशन करके ड्राफ्ट बनाना कि दोनों पर्पस हैं। तो ये दोनों मेन फंक्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। पहले तो ये देखना कि कहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड है, फिर उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना, राइट। तो वो ऑप्शन 1 एंड 2 लिखी नहीं हुई वहां पे ना, ये बता रहा था मैं आपको। तो ये दो ऑप्शंस हैं, तो सी इज द राइट आंसर। बट ये अभी पेंडिंग आपके लिए, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने किया नहीं है। 16 भी आपको पता ही है, वो पेंडिंग है, बट उसका आंसर आपको पता है। अब लॉ, कस्टम्स, ये सब कुछ किस क्या बोलते हैं उसको हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट हम इसको फिर भी पेंडिंग कर सकते हैं, अभी चैप्टर करने के बाद फिर से देख लेंगे। करो यहाँ पर आपका 17, business entity, 18th, Option 1 is correct. ऑप्शन 1 क्या है? Money measurement concept states that only money related transactions are to be recorded. एंड ऑप्शन 2? Creativity वाला। तो ये टाइप नहीं हुआ बेटा इसमें ना, मैं नोट कर लूँ, ये मिस्टेक्स ठीक करवाते हैं ऑफिस में। एक मिनट। ऑप्शन 15, ठीक है, ये करेक्ट कराते हैं। सो 18 का क्लियर है एवरीवन? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 19th कौन सा प्रिंसिपल है देखो? Going concern। नेक्स्ट 20th बेटा,
20th, realization, 21, matching, यस। एक्रूल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो मैचिंग का पार्ट है, उस पे बेस्ड है। अगर मैचिंग प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें एक्रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक्रूल के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड होंगे तभी तो बाद में आपस में कंपेयर होंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ ग्राउंड लेवल पे वर्क होता है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है या माइनस करना है या प्लस करना है। जब वो सब रेडी हो जाते हैं तो फिर मैचिंग प्रिंसिपल उसको सिर्फ कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल देते हैं। यस, नेक्स्ट बेटा। conservatism, 23rd, matching, 24th, यस। यहाँ पे ऑप्शन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। 1 2 3 4 ऑप्शन दी होती हैं, फिर देन ऑप्शन होती हैं आगे की ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2, 4 and 2, 1 and 2, 2 and 4, देखो 1 क्या है बेटा, 1 and 2, वो तो ठीक है आपका, 1 ठीक है ना, मिनिमाइज द फ्रॉड्स मिस एप्रोप्रिएशंस, तभी हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, सो दैट अगर कोई मिस्टेक होती है या कोई फ्रॉड हो रहा है तो हमें वो समझ आते हैं, वो आगे थ्योरी में समझ आएगा कि डबल एंड, अच्छा एक इस नेम से भी चैप्टर आएगा आपको आगे, डबल एंट्री सिस्टम। थ्योरी वास्ट है ना आपके लिए, ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स में टाइम लगता है, आगे शॉर्ट चैप्टर्स हैं। तो जैसे एक टॉपिक आएगा डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक आएगा रिकॉर्डिंग के लिए कैश बेसिस एक्यूरेट बेसिस क्या है। तो डीके गोल में आप देखोगे ना चैप्टर्स जो बने हुए हैं वो टॉपिक्स हैं बेसिकली, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा शो होते हैं बुक में ना। तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक 1 डे का टॉपिक है, डबल एंट्री सिस्टम आएगा 1 डे के लिए, फिर उसके अंदर हम ट्रेडिशनल रूल्स पढ़ेंगे, मॉडल रूल्स पढ़ेंगे वही डेबिट क्रेडिट के। तो इस तरह से एवरी डेबिट मस्ट हैव इट्स corresponding क्रेडिट, ये भी ठीक है। फिर सिंगल एंट्री सिस्टम तो कंप्लीट सिस्टम है ही नहीं ना, तो थर्ड गलत है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रेवल्स बनता ही नहीं बेटा, तो थर्ड एंड फोर्थ तो रॉन्ग है ना। तो ट्रू फॉल्स में जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड ट्रू है, थर्ड फोर्थ फॉल्स है, तो ऑप्शन 1 and 2 करेक्ट, ए ऑप्शन आएगा इसका 24th का ए। 25th, वेरी सिंपल बेटा ये तो। अगर आप 3 करोड़ की बिल्डिंग परचेज करते हो और उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होती है और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो चेंजेस को, तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो नहीं कर रहे। सर 25th का आंसर क्या है? हम 25th पे पहले बेटा, एक मैंने रीड नहीं किया, 26 का तो ए है Yes, sir. है ना। 25th एक मिनट रीड कर रहा हूँ बेटा, एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे।
ये बेटा शो हो रही है स्क्रीन आपको? Yes, sir. Yes, sir. सो 25th का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? Accounting data does not reflect the true and fair view of the firm. क्या होता है बेटा ये? Heterogeneous values of two different assets. क्या मीनिंग है इस बात का? बताओ। इस बात का मीनिंग क्या होता है? tangible and intangible assets. टेंजिबल एंड Intangible. तो और एक्सप्लेन करो मनन। Some money or non-money. तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल कौन सा चाहिए हमें? Money measurement. मनी मेजरमेंट। ये हमारी अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। मीन्स हम देखो इसका मीनिंग, अब इसका मीनिंग द्वारा फिर से रीड करो एंड ट्राई टू गेट द फुल मीनिंग। इस दो स्टेटमेंट्स का क्या मीनिंग है नाउ एंड हु कैन एक्सप्लेन दैट? हिंट मिल गया आपको थोड़ा सा? दो डिफरेंट ईयर्स में हमने दो एसेट्स को परचेज किया है एंड can't be clubbed together is a limitation of concept of money measurement। क्या कहता है वो? उसकी मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करता है। अब आगे एक्सप्लेन करो आप, क्या समझ आ रहा है आपको? सर इसका आंसर काउंटिंग पीरियड नहीं हो सकता? कैसे दिया बताओ? सर अगर हमने 2 डिफरेंट ईयर्स की एसेट्स को इकट्ठे लाइक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हम एक ईयर के सारे एक्सपेंसेस एक लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए नहीं। और ट्राई करो इसको। हो सकता है कि जैसे कोई अच्छा एम्प्लॉय है ना, या कोई सब मनी के टर्म में नहीं हो सकता, मतलब मेजर, तो वो एक एसेट है कंपनी के लिए, तो इसलिए लिमिटेशन होगी मनी मेजर। अब लिमिटेशन का मीनिंग होता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कारण हम कुछ चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन। कि इस रूल के ड्रॉबैक्स है ना, लिमिटेशन मीन्स ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज, कि कुछ चीजें हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इट कांट बी क्लब्ड टुगेदर, इन दोनों को हम आपस में क्लब नहीं कर सकते। ये मनी मेजरमेंट के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे। बट वो क्या चीज कहना चाहता है ऊपर स्टेटमेंट में वो बताना है आपको, इतना ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की ये एक डिसएडवांटेज है जिस कारण से हम उसे क्लब नहीं कर पा रहे। इस कारण से हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू फर्म का नहीं शो करता। तो ये लाइन क्लियर है? हमारे बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा है, या कोई भी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा है, उसकी लिमिटेशन है। अब बीच की जो लाइन है वो मीनिंग समझाना है आपको। तो अभी मैंने पूछा था आपसे हेट्रोजीनियस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? क्या सबको क्लियर है ये बात? अभी दिया क्या होता है इसका मीनिंग? सर जब दो एसेट्स की नेचर डिफरेंट है, लाइक दे आर नॉट ऑफ द सेम नेचर। यस। एक होता है होमोजीनियस, उसका मीनिंग होता है नेचर सेम बिल्कुल। हेट्रोजीनियस का मीनिंग क्या हो गया? नेचर डिफरेंट है। तो बेटा दो एसेट्स जिनकी नेचर डिफरेंट है
उन्हें हम आपस में क्लब नहीं कर पा रहे, चाहे उनको हम 2 डिफरेंट ईयर, अब ये जानबूझ के बताया गया इन 2 डिफरेंट ईयर्स, इसकी हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं यहाँ पे। एज अ 2 डिफरेंट नेचर assets that have been purchased in 2 different years can't be clubbed, हम उनको क्लब नहीं कर सकते। मीन्स 2 डिफरेंट ईयर्स में, मीन्स एक 2020 में परचेज की एसेट हमने और एक 2021 में की है, उन दोनों एसेट्स को हम आपस में क्लब नहीं कर सकते बिकॉज उन दोनों का नेचर डिफरेंट है। तो हमारी ट्रांजैक्शन 2 तरह की है बेटा, एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आती है जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, एक वो जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एसेट हैं। तभी जैसे मनु का एग्जांपल आ रहा है दैट द राइट इन सम टू सम एक्सटेंट कि एम्प्लॉइज हमारे लिए एसेट हैं। अगर हमें उनकी ऑनेस्टी को, उनके एफर्ट्स को, उनकी हार्डवर्क को वैल्यू करना हो, उन्हें हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कोई भी 2 एसेट जो आपने परचेज की हैं जो 2 डिफरेंट नेचर की हैं, एक जो मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आती है और दूसरी जो मनी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आती, उन दोनों को हम क्लब नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। एक की वैल्यू कर सकते हैं हम पॉसिबल और एक की पॉसिबल नहीं है, लेकिन दोनों ही हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। सर कोई एग्जांपल बता दो कि ऐसे एसेट का जो मैंने परचेज किया लेकिन वो मनी मेजर। वही मैं बताने जा रहा हूँ बेटा अभी आपको। बट मैं ये ट्राई कर रहा था कि कोई कुछ आपके दिमाग में आएगी कोई बात ना, कुछ ना कुछ। तो ऐसी एसेट कौन सी बेटा जिसको हम मनी मेजरमेंट में कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे लेकिन आपके लिए एसेट है वो फॉर्म के लिए। कुछ आ रहा है माइंड में, कौन सी है वो? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर्स, ये आपके बिजनेस की एसेट्स हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं, 2 डिफरेंट पीरियड्स में परचेज किया आपने। और एक है टेंजिबल एसेट्स, कौन सी? आंसर आपके माइंड में है कहीं ना कहीं, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ निकालने के आपके माइंड से, क्योंकि समटाइम्स ऐसा करना पड़ता है, तभी आपका माइंड जो है ओपन माइंड होगा बेटा। जो चीजें समझा दी जाएंगी वो तो एग्जाम में अगर आएंगे तो आप कर ही दोगे ना, बट हमारे सामने चैलेंजेस आने हैं। जितना आपका स्कूल टीचर टफ पेपर बनाएगा उतना आपका माइंड ओपन माइंड चाहिए ना, कुछ ऐसी चीजों को फेस करना में आना चाहिए जो हमें पहले नहीं भी सिखाई गई। बिकॉज इट्स वास्ट थ्योरी ना, मैं कितने क्वेश्चन कवर करूंगा, वैसे आई ट्राई माय बेस्ट, कितने क्वेश्चन कवर कर दिए हमने इसके अंदर, इतने बुक्स में भी नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम क्वेश्चन जो इसमें भी कवर नहीं होंगे। बिकॉज जब टीचर अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाएगा तो वो उसका अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ भी वो पूछ सकता है आपसे। उस टाइम आपको एक चैलेंज फॉलो करना है, उन बातों को वर्ड टू वर्ड समझना है। जैसे हमने पहले हेट्रोजीनियस का वर्ड का मीनिंग समझा, फिर लिमिटेशन का मीनिंग समझा, फिर 2 डिफरेंट ईयर्स का, सारे वर्ड्स के जब मीनिंग समझ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट दिमाग बनेगी। अब हमारे दिमाग में क्या स्टेटमेंट बन रही है कि 2 ऐसी एसेट्स है जिनकी नेचर डिफरेंट है और उनको हम अगर 2 डिफरेंट पीरियड्स में भी परचेज कर रहे हैं, ये 2 डिफरेंट पीरियड इसलिए लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज होकर कौन सा आंसर दे दो, ये वाला। अगर ये ना भी लिखा जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अब सेम ईयर में परचेज करो या डिफरेंट ईयर परचेज करो, जब उनकी नेचर ही डिफरेंट है तो हम उनको क्लब नहीं कर पा रहे क्योंकि एक पे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू वैल्यू हो रही है और एक में नहीं हो रही। तो वो 2 एसेट्स कौन सी हैं? देखिए फॉर एग्जांपल, आपने एक बिजनेस परचेज किया जिसकी नेट वर्थ है 5 लाख, मीन जिसको हम बोलते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। बट आपने इस बिजनेस को प्रीमियम पे परचेज किया 6 लाख में, बिकॉज आपको उसकी नीड थी उस बिजनेस की, तो आपने उस बिजनेस को थोड़ा कॉस्टली परचेज किया, तो आपने इसके लिए क्या पे की? गुडविल। इसके क्या बोलते हैं बेटा? गुडविल। आपने उस बिजनेस की गुडविल पे की, तब तो हम उस गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। ये वो एसेट है जो इनटेंजिबल है बट इसकी मनी मेजरमेंट में वैल्यू है, हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वही एक और गुडविल है जो आप एक्चुअली पे नहीं कर रहे बट आपके बिजनेस की है गुडविल। मीन्स हमारे बिजनेस की गुडविल होती है ना, जिस कारण से कस्टमर हमें जानता है, मार्केट में हमारी रेपुटेशन है,
तो एक वो गुडविल होती है हमारी। तो उस गुडविल को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, जब उस गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है, बिकॉज उसकी मनी मेजरमेंट में कोई वैल्यू है ही नहीं। हम अपनी खुद की गुडविल को रिकॉर्ड, बेटा यही वो एग्जांपल है जो यहाँ पे सुटेबल है, वन एंड ओनली एग्जांपल, कि हम अपनी बिजनेस की गुडविल खुद से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये थोड़ा सा आपकी नॉलेज से बाहर है अभी, ये प्लस 2 में कॉन्सेप्ट आएगा आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जहां लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, क्या लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में? वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। वहां पर ये कहा गया है कि हम वो वाली गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो गुडविल हम एक्चुअली परचेज कर रहे हैं, उसकी हम एक मनी मेजरमेंट में वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 5 लाख रुपीज की एसेट को हमने 6 लाख में परचेज किया किसी बिजनेस को, तो हम उसकी नोइंगली 1 लाख रुपीज गुडविल दे रहे हैं, तो ये गुडविल तो रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन एक वो गुडविल जो आपके बिजनेस की ऑलरेडी है, उसको वैल्यूएशन करने के मेथड्स तो हैं, ये सब प्लस 2 में आपको आएगा कि गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, बट हम उसको वैल्यू करके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये चाहे दो एसेट्स डिफरेंट पीरियड्स की हो या सेम पीरियड की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो डिफरेंट नेचर की एसेट्स हैं ये। एक गुडविल हम एक्चुअली परचेज कर रहे हैं जिसकी मनी वैल्यू है, और एक गुडविल हम खुद की वैल्यू कर रहे हैं जबकि हम उसके लिए पे नहीं कर रहे। जैसे आप अपने आप को टीच करते हो तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? टेल मी, क्या उसकी कोई ट्यूशन फीस है जब आप अपने आप को टीच करते हो? इट हैज नो मनी वैल्यू। जबकि बेटा हम सब लोग टीचर्स हैं, आप भी टीचर हो, बिकॉज आप अपने आप को डेली कितना समझाते हो, कोई भी गलती करने पे समझाते हो, कोई भी बात, कुछ भी नई चीज सीखने के लिए अपने आप को समझाते हो, यू ऑल्सो द टीचर। लेकिन जब आप अपने आप को टीच कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि देखो ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, तो हम किससे बात कर रहे हैं? हम अपने आप से तो बात कर रहे हैं ना, खुद से बात कर रहे हैं। खुद से बात करते करते हम खुद को ही समझा रहे हैं, तो हम खुद के ही टीचर हैं। तो उस टाइम उसकी फीस नहीं है कोई भी। लेकिन यही अगर आप किसी और को समझाना शुरू कर दो, जैसे मैं आपको अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, मैं आपके साथ टाइम डिवोट कर रहा हूं, तो इसकी एक वैल्यू बनती है, फीस बनती है इसकी एक। लेकिन जब आप खुद को समझाते हो उसकी कोई फीस नहीं बनती। तो ये कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपकी नॉलेज से बाहर है, बट जितना आपको समझ आ सकता था मैंने उतना ही समझाया है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, बट उसको रिकॉर्ड करना तब अलाउड है जब हम उसके लिए एक्चुअल पे करते हैं, और जब हम इसके लिए पे नहीं करते, हम सिर्फ अपने गुडविल की, अपने बिजनेस की गुडविल खुद वैल्यू करते हैं, वो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। सो कर लेंगे अभी, क्योंकि क्लास ओवर करने का भी टाइम है अब। 27 का आंसर बेटा, ये आप कर लेना, ठीक है। 27 में द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन goods will goods worth rupees 50,000. This is a basic. हाँ बी, जब हम गुड्स सप्लाई कर देंगे, ऑर्डर करना, ठीक है ना, या बाद में पैसा रिसीव होना, या बैलेंस बाद में रिसीव होना, वो बाद की बात है। रिकॉर्ड कब किया जाएगा? जब हम गुड्स सेल करेंगे। 28 A. 29, तो फास्ट करते हैं इसको भी हम। अगर हम मोहन को गुड सेल करेंगे बेटा, तो हमारा स्टॉक चेंज होगा और डाटा चेंज होंगे, ये दो चीज चेंज होंगी।
अब बेटा देखो ये रॉन्ग है और ये ठीक है। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं टाइपिंग में आया नहीं है वो पॉइंट। ये बेसिकली पॉइंट 1 पॉइंट 2 है, वो कई बार बैक स्पेस हो जाता है, कुछ फॉर्मेट में चेंज होता है ना, तो पॉइंट 1 2 जो लिखे होते हैं समटाइम्स वो डिलीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 एंड 2 लिखा होना चाहिए था टाइपिंग के अंदर, आई थिंक, आई गेस। तो ये सेकंड पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट है, तो हमें क्लियर हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, वो तो रेवेन्यू रेगुलेशन कहता ही है क्रेडिट सेल करो तो वो रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर आपका मार्च 2014 का रेंट है तो बेटा वो मार्च 2014 के फाइनेंशियल ईयर में आएगा और वो उस टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, अप्रैल में जाके रिकॉर्ड थोड़ी होगा, क्योंकि वो आपका मार्च का रेंट है, चाहे आपको अप्रैल में मिले, मई में मिले, जून में मिले या 2 साल के बाद मिले, वो किस ईयर की इनकम है या किस ईयर का एक्सपेंस है, मार्च 2014 ईयर का है। तो वो रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मेनली जब असाइनमेंट लॉन्ग होगी, लॉन्ग असाइनमेंट, जैसे ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, हमें 2 क्लासेस पहले लगी, 1 क्लास आज लगी है, तो उसमें मैं आपको ट्राई करूंगा फिलिप्स और एमसीक्यूज करवाने की, क्योंकि यही 2 मेन है, 2 इंपॉर्टेंट हैं। ट्रू फॉल्स वेरी इजी, मैच द कॉलम्स वेरी इजी, ये आप खुद कर लोगे। किसी लेवल पे असाइनमेंट शॉर्ट होगी तो हो भी जाएगा 1 क्लास में, बट टाइम लिमिटेड है हमारे पास इन सब चीजों के लिए। तो मैच द कॉलम्स जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 43 के बाद, ये, और ट्रू फॉल्स जो इससे पहले थे 50 क्वेश्चंस अबाउट, ये दोनों चीजें आपका होमवर्क है, आंसर की आपको शेयर कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ जिस पे डाउट होगा वो क्वेश्चंस की बात करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल नॉट बी डिस्कस्ड एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4। डीके गोयल बुक का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि वहां टॉपिक वाइज दिया हुआ है, थ्योरी ज्यादा बेटर दी हुई है डीके गोयल में, न्यूमेरिकल पार्ट कल्याणी के अंदर ज्यादा दिया हुआ है। तो हम दोनों बुक्स को करेंगे, साथ में असाइनमेंट्स आती रहेगी टाइम टू टाइम आपके लिए, वो हम करते रहेंगे। दिस इज इनफ फॉर यू, +1 के लिए जितना चाहिए उतना इनफ है। ऐसे तो हमारे पास सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी है, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रही ना अब, अदरवाइज सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी हमने आपको देनी थी एक लेवल पे जाके, तो लेकिन अब आपके पेपर हो ही ऑब्जेक्टिव रहे हैं, तो सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स विल नॉट बी शेयर विद यू। किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं, बट अब जब करोगे तो आपको जो डाउट्स लेने होंगे तो वो टाइम चाहिए होगा उसके लिए ना, अभी वो टाइम हम ऑब्जेक्टिव को देंगे। ओके, सब्जेक्टिव पार्ट हम आपकी बुक से कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट आपके असाइनमेंट्स में से, तो इनफ है ये आपके एग्जाम्स के लिए। सर मेरे ख्याल से हमारे स्कूल में सर सब्जेक्टिव भी है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, सब्जेक्टिव कर ही रहे हैं बुक से हम, अगर आ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स में जाके एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है आपको, ये कह रहा हूँ। इफ यू आर डूइंग बुक, चाहे आप कल्याणी बुक कर रहे हो या डीके गोल बुक साथ में कर रहे हो स्कूल लेवल पे, इट्स इनफ फॉर यू। और 2 बुक्स चल रही हैं तो ऑटोमेटिक सब कुछ कवर हो रहा है, क्योंकि कल्याणी बुक करवाते नहीं स्कूल्स में, रीजन ये लेंदी है, डिटेल्ड है, तो स्कूल टीचर ऑलवेज इससे थोड़ा सा बचता है, इस रीजन से वो करवाते नहीं है। तो आपके लिए बेटर है, मोस्ट ऑफ स्कूल्स में आपके पास डीकेबल बुक है, तो आप उसको कर रहे हो स्कूल लेवल पे, कल्याणी हम यहाँ कर रहे हैं, तो बेटर है आपके लिए। इन 2 बुक्स का सब्जेक्टिव करने के बाद आपको सब्जेक्टिव में नीड नहीं है जाने की, आपके जो मार्क्स कटने हैं मनन वो थ्योरी में कटने हैं, तो थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट के थ्रू, या थ्योरी नोट्स को याद भी करना पड़ेगा फिर अगर आपके स्कूल में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जबकि सीबीएसई की गाइडलाइंस तो नहीं है सब्जेक्टिव के लिए, अगर स्कूल उसके ऑपोजिट जाकर कर रहा है तो वो गलत भी है, बट अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। तो आपको थ्योरी याद भी करनी पड़ेगी। अगर आपका स्कूल टीचर आपको ये बोल रहा है कि यू विल गेट द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स इन थ्योरी, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, तो आपके लिए फिर वो थ्योरी याद भी करनी पड़ेगी, जैसा हर साल स्टूडेंट्स करते हैं। बट एज पर दिस ईयर कंसर्न, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं आना चाहिए, बट वो स्कूल का इंटरनल मैटर है, बिकॉज +1 में सीबीएसई इंटरफेयर नहीं करती है, आपका स्कूल का अपना इंटरनल एग्जाम है, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए आप। तो सब्जेक्टिव पार्ट बुक से कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट असाइनमेंट से, और जो थ्योरी है वो मैं बुक से भी कवर कर रहा हूँ और नोट्स भी शेयर करूंगा, वहां से आप उसको याद करिए। अगर आपके स्कूल में सब्जेक्टिव आना है कि थ्योरी के क्वेश्चंस भी आएंगे आपको, कि राइट डाउन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अगर ये 3 मार्क्स में आना है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, वो हर साल स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये आपको देखना आपके स्कूल में है या नहीं। बट हमारी तरफ से सब हो रहा है, थ्योरी भी हो रही है, ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स भी, बट आपके टाइम लिमिटेड है ना, अगर आप सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स के लिए हम 2 बुक्स करने के बाद फिर असाइनमेंट्स में भी जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, इसलिए कह रहा हूँ।
ऑलरेडी हम जो बुक कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस मोर देन इनफ है, लेकिन जब हमें असाइनमेंट्स वाले पैटर्न को फॉलो करना था ना, उस ईयर फिर हम बुक ही नहीं करते फिर, देन हम वी डू एवरीथिंग फ्रॉम असाइनमेंट्स। बट आपके इस ईयर को मैंने देखा कि कैसा होना चाहिए, तो आपको बुक रेकमेंड की है, साथ में डीके बुक को भी हमने रखा है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान किए। तो अभी टाइम है, वैसे मेरा नेक्स्ट क्लास है अभी बेटा 5:15 पे आई हैव, तो अब बाकी कर लोगे आप 31 to 43, ठीक है। रेस्ट पार्ट इज योर होमवर्क, 50% असाइनमेंट मोर देन 50% होगी आपके साथ डिस्कस, रेस्ट आपका होमवर्क क्या करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम, Thank you. ओके।